Hi guys, good morning. So today we'll be dealing with the last topic of this chapter. Okay, तो ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर का. ओके, तो हमने अभी तक जो है हमने गैमेट फॉर्मेशन देखा है ना. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन गैमेट्स का फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन. उसके बाद हमने एम्ब्रायो का फॉर्मेशन देखा, इसका डेवलपमेंट देखा और वहाँ पे एंडोस्पर्म भी स्टडी किया. ठीक है, कैसे एंडोस्पर्म एम्ब्रायो पे कैसे ये इसे हेल्प करता है, मदद करता है. ओके, ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग नरिशमेंट. ओके, ये सारा चीज़ जो है हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. ओके, नाउ बेसिकली दिस इज़ द वेरी लास्ट टॉपिक. ओके, विल बी मूविंग टू सीड्स. ओके, now what basically is a seed? A seed is a structure which basically protects the young embryo, है ना. जो छोटा सा एम्ब्रायो होता है उसको ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है. तो हमेशा सीड तुमने अगर देखा होगा तो सीड क्या होता है कि जैसा भी जिस भी किसी के स्ट्रक्चर का सीड हो उसके बाहर एक टफ कवरिंग होता है जो उसे प्रोटेक्टिव एक लेयर प्रोवाइड करता है कि नहीं. तो ये जो टफ लेयर होता है बाहर का, दिस टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, it is basically derived from the integuments of the ovule. So your ovule ultimately develops the seed. Okay, and the covering of the ovule becomes the covering of the seed, जिसको हम बाद में क्या कहते हैं, इसका नाम दे देते हैं सीड कोड. पहले बंदे का नाम था इंटेग्यूमेंट, बाद में चेंज होके क्या हो गया सीड कोड. इसका मतलब नाम परिवर्तन किया गया यहाँ पर. ठीक है, और फंक्शन भी काफ़ी चेंज हुआ है. तो अगर तुम देखोगे तो सीड कोट का दो कवरिंग होता है. जो आउटर होता है उसे टेस्टा कहते हैं और इनर जो लेयर होता है उसको टेगमेन कहा जाता है. और सीड्स को अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो कभी तुमने ऐसे नोटिस किया होगा कि सीड का यहाँ पे एक छोटा सा पोर जैसा होता है. ठीक है, एक होल जैसा होता है. वो तुमने जैसे बीन का सीड देखा होगा या राजमा वगैरह का सीड देखा होगा, एक छोटा सा वहाँ पे एक तुम नोटिस करना. या फिर सबसे अच्छा होता है एक तरीके का वो होता है ना, एक सीड होता है जिसको कंज्यूम किया जाता है. ओके, चना. तो चने का सीड में इधर देखते होगे तो ऊपर की तरफ एक छोटा सा पोर रहता है. वो पोर जो है वो पोर तुम्हारा बेसिकली क्या है कि जो माइक्रोपाइल होता है ओव्यूल में, है ना. ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल था, ये अगर ओव्यूल था तो ये इंटेग्यूमेंट्स के बीच का जो स्पेस था जो तुम्हारा माइक्रोपाइल बना रहा था, ये वाला स्पेस. ठीक है, तो यही ओव्यूल का माइक्रोपाइल जाके बाद में सीड का भी माइक्रोपाइल बनता है. तो इस सीड वाले माइक्रोपाइल से क्या होता है कि जैसे ओव्यूल वाले माइक्रोपाइल से तुम्हारा अल्टीमेटली वो तुम्हारा पोलन ट्यूब गुजर रहा था, सीड वाले माइक्रोपाइल से क्या होता है, जब जर्मिनेशन का टाइम आता है, जब सीड को लगता है कि भाई अब हमको जर्मिनेट करना है, हम बहुत दिन बैठ गए ऐसे, है ना, बोरी में डाल के रख दिया गया, अभी हमको जर्मिनेट करना है. तो जर्मिनेशन का जब टाइम आता है तब क्या होता है कि इस माइक्रोपाइल से तुम्हारा वाटर, एयर वगैरह जो है यहाँ पे पास होता है. ठीक है, सो इट्स लाइक ए कॉन्ड्यूइट, है ना, एक मतलब एक ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक रास्ता है ये. ठीक है, फिर चलते हैं कॉटिलीडन्स पे. कॉटिलीडन का मतलब बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या भला है भाई, ये क्या चीज़ है. ठीक है, तो अगर एंडोस्पर्म को याद करोगे तो एंडोस्पर्म क्या होता है, तुम्हारा एम्ब्रायो का किचन होता है. इसको खाना वाना एम्ब्रायो को कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है. कॉटिलीडन का क्या है कि जब तुम्हारा सीड जर्मिनेट करने लगता है तो काफ़ी जो फूड रिजर्व रहता है वो कॉटिलीडन में स्टोर होकर रहता है. और कॉटिलीडन जो होता है वो जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, क्योंकि जैसे डायरेक्टली पहले जर्मिनेशन होता है तो उस टाइम पे उसमें लेव्स वगैरह नहीं आता फोटोसिंथेसिस के लिए. तो एक काफ़ी एक टाइम रहता है जिसमें वो किसी दूसरे फूड सोर्स के ऊपर उस डेवलपिंग एम्ब्रायो मतलब वो प्लांट को डिपेंड करना होता है. ठीक है, तब उस टाइम पे वो क्या करता है कि कॉटिलीडन के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, तो कॉटिलीडन्स तो हमने देखा है मोनोकॉट का, डाइकॉट का कैसे होता है. ठीक है, तो अभी अगर कॉटिलीडन्स का बारे में बात किया जाए तो अगर तुम देखोगे तो जो डाइकॉट होता है, ठीक है, तो डाइकॉट और मोनोकॉट में जो कॉटिलीडन्स होते हैं ब्रॉडली इनको डिफरेंशिएट किया गया है दो कैटेगरीज में, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस, है ना. और यहाँ पे
यही टर्म को मैंने उधर लगा दिया है ताकि थोड़ा तुम लोग को मतलब थोड़ा दिमाग का कसरत हो, ठीक है। तो एल्बुमिनस जो होता है, ओके, किसी किसी सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है तुम्हारा इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म जो होता है वो बच जाता है, ठीक है। इट परसिस्ट, अंग्रेजी में बोले तो परसिस्ट करता है, ठीक है। दिस परसिस्ट इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, ठीक है। तो अगर ऐसा परसिस्ट करता है, वो फूड स्टोरेज का काम करता है इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, तब उस टाइप के सीड्स को, एम्ब्रायो या एंडोस्पर्म को नहीं, उस टाइप के सीड्स को बोला जाता है एल्बुमिनस सीड्स, ठीक है। इफ़ द एंडोस्पर्म, लिख लो, इफ़ द एंडोस्पर्म persists in the seed, okay, that type of seed is called endospermic or albuminous seed, ठीक है। इसका एग्जांपल है यहाँ पे कैस्टर, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा नॉन एंडोस्पर्मिक, ओके। तो नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या होता है, तुम्हारा नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक में अगर देखोगे तो पूरा जो तुम्हारा एंडोस्पर्म होता है वो कंज्यूम हो जाता है, एंडोस्पर्म बचता नहीं है। और जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो भी फूड चाहिए होता है, वो फूड तुम्हारा कॉटिलिडन में स्टोर होता है। देखो मज़े वाली बात है, ठीक है। जिसके पास तुम्हारा मतलब देखो सबके पास पहले तो तुम्हारा एंडोस्पर्म रहता है, ठीक है। एंडोस्पर्म पे एम्ब्रायो जो है फीड करता है, ठीक है। किसी किसी में ये बंदा रह जाता है, ठीक है। जिसमें ख़त्म हो जाता है उसको रिप्लेस कर देता है कॉटिलिडन। मतलब खाना मिलते रहना चाहिए, है ना। मतलब जोमेटो से नहीं हो तो स्विगी से, है ना। स्विगी से नहीं हो तो मतलब खुद जाके लेके आ गए, है ना, किसी दोस्त ने पहुंचा दिया। मतलब खाना रुकना नहीं चाहिए एम्ब्रायो का, ठीक है। तो या तो उसको एंडोस्पर्म से मिलते रहेगा या फिर कॉटिलिडन से मिलते रहेगा, कहीं भी कुछ किसी भी सोर्स से हो उसको खाना जो है ना बराबर मिलते रहना चाहिए। तो फिर आते हैं यहाँ पे इसका जो एग्जांपल दिया हुआ है पी और ग्राम का एग्जांपल है, ठीक है। फिर मोनोकॉट में भी वही सेम चीज़ देखते हो, यहाँ पे डेफिनेशन वही है, ठीक है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल ऑर्किड दिया हुआ है और एंडोस्पर्मिक का दिया हुआ है यहाँ पे मेज और वीट, ठीक है। तो यही बात है। चलो अभी फिर देखते हैं फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो सीड जो होता है वो छोटा सा जो एम्ब्रायो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, मगर फ्रूट का क्या है, फ्रूट प्लांट्स क्यों डेवलप करते हैं, क्या मतलब सोशल सर्विस है क्या एक तरीके का, कि मतलब ह्यूमन बींग्स आएंगे वो खाएंगे, है ना। जैसे मैंगो ट्री को लगता है कि मैं जिसके घर पे उग रहा हूँ उस बंदे को खिलाना है मेरे को, है ना, ए सॉर्ट ऑफ पे बैक। ऐसा नहीं, ठीक है। तो हर स्ट्रक्चर एक रीज़न के साथ वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ओके। नो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट विदाउट एनी रीज़न। सो व्हाई डज द मैंगो हैव ए पल्प, जिस चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं मैंगो में उसको पल्प कहा जाता है। तो ये पल्प क्यों एग्जिस्ट करता है, पल्प इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि ये मतलब सीड को डिस्पर्स करने वाले सीड डिस्पर्सल एजेंट्स को अट्रैक्ट करता है। देखो अब हम तो एजेंट हैं ही, ठीक है। हम अपना एग्जाम्पल क्या लें, खुद की बढ़ाई कैसे करें, है ना। तो एक काम करते हैं, बंदर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बंदर आता है, बंदर मान लो आ रहा है तुम्हारा करीमगंज से, ठीक है। बंदर को बड़ा आम खाने का मन है, तो करीमगंज से बंदर आया बदरपुर में उसने आम तोड़ा, ठीक है। उस आम को वो लेके गया फिर से करीमगंज और अपने फैमिली के साथ मिल बांट के खाया। तो क्या हुआ, क्योंकि उस आम में वो पल्प था, खाने लायक कुछ था, इसलिए तो वो बंदर करीमगंज से बदरपुर आया और उस आम को उठा के करीमगंज लेके गया। अब करीमगंज लेके गया तो उसका गुठली फेंकने के लिए, उसका सीड फेंकने के लिए क्या वो फिर से बदरपुर आएगा, कभी नहीं आएगा, है कि नहीं। वो तो वहीं पे फेंक देगा, करीमगंज में ही फेंक देगा, है कि नहीं। तो ये रीज़न है, इस सीड का इस प्रोसेस से क्या हुआ, डिस्पर्सल हुआ, ये यहाँ से यहाँ चला गया। तो इस डिस्पर्सल के लिए एजेंट्स को अगर अट्रैक्ट करना है तो क्या होता है, प्लांट्स कुछ ऐसे डिवाइसेस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे तरकीब निकालते हैं, ठीक है, ताकि कोई आए उनके पास और उनका जो सीड है उसको कहीं दूर लेके जाए, ठीक है। और उस दूर वाले जगह पे भी उस प्लांट का जो है मतलब विस्तार हो, ठीक है, वहाँ पे भी उसका ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये हो गया फ्रूट वाला बात। अगर फ्रूट्स को देखोगे तो 3 कैटेगरीज में हम फ्रूट्स को डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स।
जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं वो बेसिकली डेवलप करते हैं फ्रॉम द सिंगल ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर। एक सिंगल फ्लावर है, उसका ओवरी जो है वो फ्रूट में तब्दील हो गया, वो चेंज हो गया, है ना, कन्वर्ट हो गया। तो इसका एकदम मस्त सा सिंपल सा एग्जांपल है तुम्हारा मैंगो। फिर आता है एग्रीगेट फ्रूट्स। तो इट डेवलप्स फ्रॉम मल्टीपल पिस्टिल ऑफ ए सिंगल फ्लावर। अगर एक फ्लावर मल्टीपिस्टिलेट है ना, तो उस मल्टीपिस्टिलेट फ्लावर से क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो तुम्हें फ्रूट मिलेगा वो तुम्हें मतलब थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, थोड़ा हट के दिखेगा नॉर्मल सिंपल फ्रूट से। जैसे पाइनएप्पल को देखा होगा, ठीक है, तो पाइनएप्पल लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ मैंगो, राइट। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट। नाउ यू कैन सी दिस वन कंपोजिट फ्रूट। ना कंपोजिट फ्रूट में क्या होता है कि फ्रूट जो डेवलप होता है ना, फ्लावर का पूरा बाकी का सारा पार्ट्स को लेकर डेवलप करने लगता है। बोलता है कि भाई मेरे को सब कुछ चाहिए, मेरे को सब कुछ, सब पार्ट्स मेरे को मिला के फ्रूट बनाना है। जैसे जैक फ्रूट होता है, ठीक है, जैक फ्रूट में भी क्या होता है कि सीड और पल्प तो कहीं और रह गया अंदर, है ना, मगर यहाँ पे तुम देखोगे तो भाई मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे इसका पूरा स्ट्रक्चर ही है इस जैक फ्रूट के अंदर, ठीक है। पल्प और सीड तो काफ़ी कम है अंदर, ठीक है, मगर ये पूरा अगर इस चीज़ को फ्रूट कंसिडर किया जाए तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द रियल fruit which is inside this sac, ठीक है। So that is a composite fruit, okay। Now there's a very important topic, okay, which is called parthenocarpy, okay। Now parthenocarpy, I haven't written much notes here, I will just dictate these things, okay, so that I want you to write, okay। So basically what is what is the matter with parthenocarpy, okay। तो बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पार्थेनोकार्पी क्या है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि पार्थेनोकार्पी जो एक फेवरेट टॉपिक है किसका, इस वाले का। इन लोगों को पार्थेनोकार्पी फॉल्स फ्रूट, वाई इज एप्पल ए फॉल्स फ्रूट, इस चीज़ से आज तक इनको छुटकारा नहीं मिला है, भविष्य में भी नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या है कि तुम लोगों को ये पार्थेनोकार्पी जो है ना, इसको हजम कर जाना है, इसको जानना है। मैंने तुमको क्वेश्चंस बता ही दिया है, व्हाट इज़ पार्थेनोकार्पी, व्हाट इज़ ए फॉल्स फ्रूट, व्हाई एप्पल इज कॉल्ड ए फॉल्स फ्रूट। ये 3 क्वेश्चंस को लिख लो, कॉपी में अभी उतार लो और याद कर लो, ठीक है। तो क्या होता है कि पार्थेनोकार्पी बेसिकली क्या है, इट इज़ द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। अब देखो मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, कि सीड है या सीड नहीं है तो क्या है। तो तुमने कस्टर्ड एप्पल देखा होगा, पता है कस्टर्ड एप्पल वो होता है ना ऐसा राउंड वाला, ठीक है, अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो काले काले सीड्स होते हैं, ठीक है, और उनके बाहर उसका पल्प होता है जो वाइटिश पार्ट होता है, जो काफ़ी डिलीशियस होता है। तो मान लो ऐसा इमेजिन करो कि अगर हमने एक कस्टर्ड एप्पल को काटा ऐसे और उसके अंदर कोई भी सीड नहीं है, सिर्फ वाइटिश वो पार्ट है जिसको खाया जा सकता है, तो कितना मज़ा आता है कि नहीं। कोई सीड ही नहीं है, तुम एकदम चम्मच लग के कपा कप खाए जा रहे हो, तो कितना मज़ा आता है। सिमिलरली अगर तुम एक पोमोग्रेनेट को देखते हो, पोमोग्रेनेट पता है इसका स्पेलिंग ऐसे कुछ होगा, तो पोमोग्रेनेट जो है वो, उसको अगर देखोगे तो अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा सीड्स होता है। और तुम किस चीज़ को कंज्यूम करते हो पोमोग्रेनेट में, उसके सीड को ही तो कंज्यूम करते हो, है कि नहीं। अगर यहाँ पे हमने पार्थेनोकार्पी करवा दिया, सारा सीड्स को गायब कर दिया, तब क्या होगा, तो क्या खाओगे, टेनिस बॉल। उसको काटोगे देखोगे अंदर खाली खोखला रहेगा, तो फिर तुम जाओगे दुकानदार को पीट दोगे कि भैया हमको क्या दे दिए तुम, है कि नहीं, कुछ मिला ही नहीं इसके अंदर। तो क्या होता है कि बेसिकली सीड्स को गायब करना कहीं कहीं पे अच्छा भी है और कहीं कहीं पे ये बेकार का काम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इज पार्थेनोकार्पी। तो हमने सीडलेस फ्रूट्स तो काफ़ी देखे हैं, जब बनाना देखा है कभी, बनाना के अंदर तुमने बड़ा बड़ा एकदम भयंकर सा वो, जैसे जैक फ्रूट का अंदर सीड होता है, मैंगो का अंदर सीड होता है, तो वैसा टाइप का सीड देखा है क्या, नहीं, कभी नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिक प्रोसेस क्या है कि
basically seeds are a sort of irritant. Okay, they irritate while we consume the fruit. Okay, they're sort of irritants. Okay, while consuming fruits. So there has always been a target that this seeds should be removed. Okay, so uh, therefore parthenocarpic or seedless fruits are very much in demand. Now पार्थेनोकार्पी को अगर करवाना है, ठीक है, तो किसी किसी में क्या होता है, जनरली हमने जैसे बनाना वगैरह का बात किया, इसमें क्या होता है, ये नेचुरल पार्थेनोकार्पी है, ठीक है, ये अपने आप यहाँ पे तुम्हारा नेचुरल पार्थेनोकार्पी से ही तुम्हारा ये पूरा चीज़ जो है ये डेवलप हुआ है, ठीक है। अगर तुम देखोगे कि पार्थेनोकार्पी मतलब कैसे हो सकता है, तो क्या होता है कि दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। ओके, दूसरा होता है तुम्हारा स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। स्टिम्युलेटिव पार्थेनोकार्पी। तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में बेसिकली क्या होता है कि इसको कोई तुमको छेड़खानी करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है, अपने आप जो है तुम्हारा पार्थेनोकार्पी हो जाएगा, अपने आप ही सीडलेस फ्रूट डेवलप हो जाएगा। जैसे मान लो कि अंजीर तुम खाया होगा, फिग, ठीक है, इस फिग के अंदर कोई सीड ही नहीं निकलता है, तो फिग जो है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ वेजिटेटिव और ऑफ नेचुरल पार्थेनोकार्पी। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो स्टिमुलेट सर्टेन प्लांट्स, ओके, सर्टेन प्लांट्स टू प्रोड्यूस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। जैसे ग्रेप, पहले क्या होता था, ग्रेप्स के अंदर अभी भी कभी मिलता है कि ग्रेप तुम खा रहे हो ना, बड़ा बड़ा सीड रहता है ग्रेप के अंदर, बड़ा ही मतलब घटिया लगता है इसको खाने से। मगर ऐसा ग्रेप्स आजकल खा रहे हो ना जिसके अंदर कोई गुठली ही नहीं है, कोई सीड ही नहीं है, तो इस ग्रेप को खाने से मज़ा आता है। तो ये जो सीडलेस ग्रेप डेवलप हुआ है ना, यहाँ पे जो लेगा सीडलेस ग्रेप्स, ये सीडलेस ग्रेप्स जो डेवलप हुआ है, ये एक्चुअली पार्थेनोकार्पी का एप्लीकेशन का ही एक रिजल्ट है, ठीक है, जिससे तुम्हारा सीडलेस ग्रेप जो है डेवलप हुआ है। तो इसको, इस प्लांट को कुछ एक स्टिमुलेशन देना पड़ता है ताकि ये पार्थेनोकार्पिक सीड प्रोड्यूस करे। जैसे कि क्या होता है कि टोमेटो, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ टोमेटो, ठीक है, तो टोमेटो जो होता है इसका जो सीडलेस वैरायटी होता है, ठीक है, टोमेटो का जो सीडलेस वैरायटी होता है, इसमें तुम क्या कर सकते हो कि अगर ऑक्सिन का एप्लीकेशन करो, इफ़ यू अप्लाई ऑक्सिन टू टोमेटो, इफ़ यू अप्लाई ऑक्सिन टू टोमेटो, देन इट गिव्स राइज टू सीडलेस टोमेटोज, ठीक है, कितना अच्छा बात है ना, बिना गुठले का टोमेटो। फिर क्या होता है, हाँ मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था, ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो सीडलेस टाइप है, ये तुम्हारा ऑब्टेन किया जा सकता है जिबरेलिन के ट्रीटमेंट से। जिबरेलिन से अगर तुम ग्रेप्स को ट्रीट करोगे तो इसका जो है तुम्हें सीडलेस वैरायटी मिल सकता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। तुम बाहर से कोई एक एजेंट को यूज़ कर रहे हो इसको स्टिमुलेट करने के लिए, और भाई हज़ारों तरीके हैं इसको स्टिमुलेट करने के लिए। किसी को कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब जब उसका फ्लावरिंग का टाइम होता है तो अचानक से वहाँ का जो जिस ग्रीन हाउस में वो मतलब या जिस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहा है, वहाँ का टेम्परेचर तुमने फटाक से तुमने उसको डिक्रीज़ कर दिया, उसकी वजह से मतलब क्या उसको ठंड लग गया, कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी नेचुरली अगर देखो फ्रॉस्ट वगैरह है ना, फ्रॉस्ट हो गया, फॉग हो गया। मैंने इतना तक तो सुना है कि प्रिक भी मतलब ऐसे मतलब प्रिक करना भी एक तरीके का मेथड हो सकता है, एक तरीके का स्टिमुलेशन हो सकता है पार्थेनोकार्पी में, ठीक है। सो पार्थेनोकार्पी आजकल बहुत सारे मतलब उसमें फ्रूट्स में इंड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, जैसे टोमेटो मैंने बोल दिया तुम्हें, फिर ग्रेप्स बता दिया, जैसे चिली भी होता है, वो मिर्ची के अंदर वो होता है चिली का वो बीज होता है, ठीक है, उस बीज को हटाने का भी काम हो रहा है। तो ये सारा जो चीज़ है, these are basically different methods or different applications of the knowledge which we have gained, okay, over the time about how plants they develop, okay, how they reproduce, okay, उनका पूरा मेथड एंड मैकेनिज्म को जानने के बाद हमने कुछ नॉलेज हमने ऑब्टेन किया है, और उन सारे नॉलेज को क्या कर रहे हैं, उस सारे नॉलेज को हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम लोग का डे टू डे लाइफ जो है वो आसान हो सके, ठीक है।
तो चैप्टर को ख़त्म करने से पहले आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ रिकैप ऑफ वट एवर हैपेंड और वट एवर वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो एक रिकैप कर लेते हैं। चलो भाई जल्दी साफ़ हो जाओ, इरेज़र बड़ा छोटा है। ठीक है, बचपन में हम तोड़ देते थे इरेज़र पेंसिल डाल के, तो लगता है कंप्यूटर बनाने वाले ने भी इसको तोड़ दिया था। ठीक है, तो भाई चलो जल्दी साफ़ हो जाओ यार। चलो हो गया ना थोड़ा बहुत साफ़। चलो तो फिर अब हम देखते हैं एक बार पूरा का पूरा चैप्टर हमने कहाँ से कहाँ तक क्या क्या चीज़ है जो है हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो तुम लोगों का जो नोट्स है वो तो एक साथ होगा। ठीक है, मेरे पास तो एक साथ है नहीं, तो मैं तो ऐसे मुँह से ही बोलूँगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा। ठीक है, फ्लावर्स को देखा, टाइप्स। किसी फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसी में सिर्फ मेल, किसी में मेल फीमेल दोनों। ठीक है, ये वाला देखा। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में स्टडी किया। फिर हमने स्टेमेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद स्टेमेंस के बाद हमने देखा कि उसका जब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है एंथर, एंथर के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, और पूरे एंथर के अंदर हमने डिफरेंट लेयर्स भी देखे। ठीक है, स्पोरोजिनियस सेल्स वगैरह जहाँ से पोलन ग्रेन्स डेवलप होता है, तो पोलन ग्रेन बोले तो वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन देखा। पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट था उसका नाम था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रखो, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, एकदम कोई भी मार्क्स यहाँ से मतलब छूटना नहीं चाहिए। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद फिर एंथर टूटा, पोलन निकला। ठीक है, फिर हमने देखा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, मतलब कैसे पोलन ग्रेन्स के अंदर गैमेट्स डेवलप हुए, दो मेल गैमेट्स कैसे डेवलप हुए, वो वाला देखा। फिर हम गए पिस्टल पे, पिस्टल का भी स्ट्रक्चर देखा, है ना, पूरा उसका पूरा स्ट्रक्चर देखा। और वहाँ पे हमको मिला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ओव्यूल। ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर देखा, उसका अंदर का एम्ब्रायो सैक देखा। एम्ब्रायो सैक के अंदर जो सेल्स थे उनको स्टडी किया, है ना, सिनर्जिड, तुम्हारा एग या ओस्फियर, उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स, सब के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर वहाँ पे हमने ओव्यूल के डिस्कशन के बाद हमने फर्टिलाइजेशन देखा, है कि नहीं, स्टडीड अबाउट फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, हमने देखा कि वहाँ पे कैसे तुम्हारा ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, हमने ट्रिपल फ्यूजन देखा, डबल फर्टिलाइजेशन देखा। सारे जो टर्म्स बोल रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, मतलब भाइयों बहनों, तो इनको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने पॉलिनेशन देखा। पॉलिनेशन में भी टाइप्स देखा, सेल्फ पॉलिनेशन, फिर देखा क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही ईजी था, सेम प्लांट, ठीक है, सेम स्पीशीज़ का अलग प्लांट। फिर हमने एजेंट्स देखे पॉलिनेशन के, पानी से होता है तो हाइड्रोफिली, है ना, बैट्स करवाता है तो कायरोप्टेरोफिली। तो वाटर वाले पॉलिनेशन में काफ़ी लंबा सा डिस्कशन था, कैसे तुम्हारा पानी के नीचे भी होता है पॉलिनेशन, कैसे पानी के सरफेस पे भी पॉलिनेशन होता है। फिर हमने देखा था कि पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो फ्लावर के साथ कैसे डेवलप मतलब इवॉल्व करता है। एक मतलब वो लीवर वाला मैकेनिज्म समझाया था ना, ऐसे इंसेक्ट आके यहाँ पे गिरता है तो उसका यहाँ से तुम्हारा पोलन ग्रेन इस स्ट्रक्चर से यहाँ पे इसके साथ चिपक जाता है, वो उड़ जाता है, दूसरे फ्लावर में लेके जाता है, ये वो है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत बहुत था ये सारा डिस्कशन, बहुत लंबा लंबा डिस्कशन किया हमने इसके ऊपर। फिर हमने ऐसा कुछ देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन को अगर इंश्योर करना है तो फिर प्लांट्स कैसा टाइप का अपना मॉडिफिकेशन करवाता है। ठीक है, जिसमें डाइक्लिनी हो गया, डाइकोगैमी हो गया, ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए। मैं पूरा रिकैप दे रहा हूँ, मतलब आंखों के सामने जो है ना फ्लैश होना चाहिए पूरा, एक मतलब चलचित्र चला, मतलब आई मीन टू से मूवी चल रहा है आंखों के सामने। ठीक है, वैसा टाइप का एक फीलिंग आना चाहिए। फिर हम लोगों ने फिर ये सारी चीज़ें देखी, है ना। उसके बाद हमने देखा कि एंडोस्पर्म क्या होता है, इसके टाइप्स हमने देखे, 3 टाइप्स देखे, न्यूक्लियर देखा, सेलुलर देखा, हेलोबायल देखा। फिर हमने उसके बाद तुम्हारा डिस्कस किया एंडोस्पर्म के बाद एम्ब्रायो का डिस्कशन किया। यहाँ पे हमने डाइकॉट एम्ब्रायो, मोनोकॉट एम्ब्रायो। देखो गांव वालों, एक बात है कि इन दोनों का जो डायग्राम्स है ना, कहीं हाथ वाथ पे जगह है तो टैटू बनवा लो इसका, ठीक है, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने सीड्स देखा, वो तो आज का डिस्कशन था। सीड्स के बारे में डिस्कस किया, फ्रूट्स के बारे में डिस्कस किया। फ्रूट्स के बारे में जब मैं बोल रहा था तो मैंने
पार्थेनोकार्पी के बारे में डिस्कस किया। अब देखो जो भी हो, मेरे को भाई पार्थेनोकार्पी कभी गलत नहीं होना चाहिए तुम लोग का, ठीक है। तो लगभग यही सारा चीज़ था हम लोग का डिस्कशन में, ठीक है। अब अगर कोई तुम लोग को डाउट है, कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड, तो तुम मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है, एट ghatiyabiology@gmail.com, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। जिसके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो मुझे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स वगैरह भेज सकते हो। नाउ व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट इज़ किताब के पीछे जाना, NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है। अपना NCERT पढ़ना, है ना। ये तुम्हारा एकदम मतलब ये ब्रह्मास्त्र है, ये वो अस्त्र है जो तुम्हें कहाँ से मतलब ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचा सकता है, NCERT, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अब जाओगे NCERT के पीछे, क्वेश्चंस दिखेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को तुम लोग अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे। कहाँ जहाँ कहीं पे भी तुम अटक जाते हो, जहाँ पे अटकते हो वो मेरे से तुम लोग पूछ लेना, मैं वहाँ पे तुम लोग का हेल्प कर दूँगा, ठीक है। बाकी का यही चैप्टर था। अब नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर की और मूव करेंगे, ठीक है। तो बस वी आर डन विद दिस चैप्टर, दिस इज़ द एंड, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, ओके। बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुए बीच में ड्यूरिंग दिस चैप्टर, ओके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इश्यूज, साउंड इश्यूज, फिर भी तुम लोग मेरे साथ दे रहे हो, ठीक है। इट्स वेरी नाइस एंड आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू पीपल, ओके। सो थैंक्स अ लॉट एंड टाटा, बाय बाय।